السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معاكم محمد سيف الريامي، وإن شاء الله اليوم بيكون معي لقاء خاص مع الفنان الهندي المعروف، والفنان الذي حاز على جائزة أفضل ممثل مساعد عام 2018 فيلم هندي بدايهي وبداهي، الأستاذ الفنان الجميل صراحة، الفنان جاجراج راو. طبعا الفنان جاجراج راو غني عن التعريف، خاصة في السنتين الأخيرات. أدى أفلام مهمة، منها بداهي هو، منها شوف منقل زيادة سافدان، وكذلك عمل فيلم تلفار. وهو هذا الفنان هو فنان مسرحي قبل ما يكون كل حاجة، وكذلك هو فنان عمل أعمال مهمة في أدوار مهمة في أفلام مهمة. بتكلم معاه بالهندي وراح أحاوره بالهندي، وراح أترجم لكم كلامه، وأسئلتكم أنتم راح أترجمها بالهندي، وراح أترجم أجوبته لكم بالعربी। मैं उनके साथ हिंदी में बात करूँगा और ज़्यादातर जो बात रहेंगी हम दोनों के बीच में हिंदी में बात रहेंगी। और अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आप अरब हो, अरब भी क्वेश्चन मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, और जो हिंदी उनकी जो आंसर्स रहेंगी मैं आपको अरबी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। فانتظر أنا I'm waiting for Mr. Gajraj Rao. He will be in few minutes with us. I believe he will come in a little bit. بننتظر الحين، هم كان ذاكر ججراج راجكا. طبعا أنا أعيد مرة ثانية كلامي، راح يكون حواري معه بالهندي، وراح أترجم أسئلتكم بالعربي، وأترجم كلام الهندي بالعربي. هو أبي he's with us now، معانا. بسم الله. السلام عليكم مستر गजराज राव। वालेकुम अस्सलाम। गजराज भाई, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं hear me? एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? Very यस good. यस यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। रमजान करीम आप सबको, रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक हो। अभी भी हमारा फास्ट खत्म हुआ है, अभी फास्ट खत्म तो हुआ। जी जी तो अभी बातचीत आपसे जारी रहेंगी। गजराज भाई, मैंने आपसे बात करने से पहले आपका इंट्रोड्यूस किया था अरबी में, सब अपने जो अरब फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा कि गजराज राव एक ऐसे अभिनेता है जिनका शायद कुछ लोग को पता नहीं कि इनका शुरुआत बहुत पहले से हुआ है, 90s के दौर से, और इससे पहले आप थिएटर्स में काम भी किए हैं। लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण साल रहा है वो 2018, जहां बधाई हुई शुरू हुई थी, और उससे पहले भी आपने एक अच्छे अच्छे रोल भी किए हैं। मेरी नज़र में कुछ जैसे तलवार में आपका जो रोल था बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा रोल था उस फिल्म के अंदर। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारित हूँ कि आप मेरे इस लाइव शो में, इस लाइव इंस्टाग्राम में मेरे साथ वजूद कर रहे हो और मेरे साथ बात कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा था हमारा, जब आपने बधाई हो को रिव्यू किया था। तो मेरे लिए वो एक पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि कोई हमारे देश के बाहर अलग भाषा को जानने वाला, अलग लैंग्वेज को जानने वाला, वो इस तरह से इतना हिंदी सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को इतना पसंद करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। और मुझे आपसे जानना है कि आपके अंदर ये हिंदुस्तानी सिनेमा को के लिए इतनी मोहब्बत कैसे है और कब से है? ये तो जो मेरा जो आंसर रहेगा, मेरे ख्याल से वो थोड़ा कुछ आपका भी उसमें सिमिलरिटी रहेंगी। मैं 70s से इंडियन फिल्म का बफ रहा हूँ। हमारे जो 70s का जो बचपना गुजरा, उस टाइम में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ ऐसा माहौल नहीं था जैसे आजकल। हमारे वो टाइम में सिर्फ जो सिनेमा घर में जो फिल्में रिलीज होती थी वो ज्यादातर हिंदी फिल्में रिलीज होती थी। हम उस टाइम फिल्म को बोलते थे हिंदी फिल्म, कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बोलते थे उस टाइम में। तो 70s का दौर था। हमारे जो आइडल है, मेरे आइडल धर्म जी का टाइम था, और उस टाइम से लेकर धर्म जी की वजह से मैं इंडियन फिल्म बहुत पसंद करते लगा।
उसके बाद अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र लोग का जब दौर आया, उसके बाद ज्यादातर मिथुन का, सनी देओल, इनका प्रोजेक्ट शुरू, संजय दत्त, इनका जो दौर आया अभी तक वही चल रहा है। 90s के बाद खान्स का दौर, उसके बाद अभी आयुष्मान खुराना और अपने रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, इन लोग का जो दौर चल रहा है, अभी तक मैं वो फिल्में देखता आ रहा हूँ। और ये हिंदी फिल्मों की वजह से मैं क्रिटिक्स बना और फिल्म डायरेक्टर भी बना। यहाँ का मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, यहाँ के फिल्म बनाता हूँ अपने मुल्क में। जी, तो आप किस तरह की फिल्में बनाते हैं अभी अहमद? आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं अभी? या शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ। अभी एक लॉन्ग फीचर फिल्म बनाने वाला हूँ। एक लॉन्ग फीचर फिल्म बनाने वाला था 2005 में, लेकिन वो फिल्म डब्बे में चले गई क्योंकि उसका जो फाइनेंस था वो खत्म हो गया था। तो अभी मैं एक एक लॉन्ग फिल्म फीचर बनाने वाला हूँ ये अगले साल में, अभी कोरोना खत्म होने के बाद इंशाल्लाह। नहीं, जैसे मैं आई थिंक 2008 या 9 में यहाँ गए थे हम लोग, उसका इजिप्ट। तो इजिप्ट में हमें ऐसा गजब का एक्सपीरियंस हुआ। लोग अमिताभ बच्चन सीधा, मतलब जबान तो आता नहीं था कुछ भी, कोई कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, हम लोगों ने नाइल रिवर सफारी किया। तो जो रिवर में जो आपका जो जाता है ना, बोट में कुछ क्रूज होता है, जो वो 2-3 दिन का हम लोगों ने किया था। तो उसमें जो लोग मिलते थे अलग अलग शहरों में, तो वो अमिताभ बच्चन और यही धर्मेंद्र और शाहरुख खान, यही नाम लेते थे और बहुत ही प्यार देते थे। और जैसे दुबई भी मैं गया हूँ कुछ बार, दुबई और अबू धाबी, तो वहां पर भी जब रेस्टोरेंट में जाते हैं इधर उधर, तो उस ये बातें अक्सर आती हैं। तो एक हिंदी सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा, दुबई में तो इनफैक्ट हिंदी सिनेमा भी है और मलयालम सिनेमा भी बहुत देखा जाता है। मैं वहां पे एक मॉल में देख रहा था कि वहां पे बकायदा जो जितने भी स्टार्स हैं मलयालम सिनेमा के, मोहनलाल, ममूटी और दिलकर, और वो सब का वहां पे पोस्टर लगे रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी और बड़ा मतलब लगा था कि अच्छा, यहाँ पर जो कि हिंदुस्तान से गए हुए लोग हैं जो कामकाज के लिए, वो तो देखते ही हैं, और जो लोकल ऑडियंस भी बहुत है, एमिरेटी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तो वो बड़ी खुशी की बात है वो। That's very good. आपको आपको ये जान के भी और ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ फिर छाई नहीं, वो मोरक्को या साउथ में नॉर्थ अफ्रीका जो कंट्रीज है, अरबिक कंट्रीज बातें के हैं, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, वहाँ पे बहुत फेमस है इंडियन फिल्म। और यहाँ पे कुछ बहुत मोरक्कन ऑडियंस है, आपसे कुछ पूछताछ करने वाले भी है, मुझे पता है। सबसे पहले गजराज भाई, आप फिल्मों से पहले थिएटर में आए, और थिएटर का जो जमाना था आपका दिल्ली में शुरू हुआ मेरे ख्याल से। जी। तो वो वहां से आपका एक्सपीरियंस शुरू हुआ एक्टिंग करने का, लेकिन एक्टिंग का जो जज्बा है वो कब से आपके अंदर आ गया, कब से आपसे शुरू हुआ? जैसे धर्म जी बोलते हैं कि मुझे भी एक्टिंग आई दिलीप कुमार की वजह से, मैंने शहीद 50 बार देखी, इसलिए मैं एक्टिंग करना सीखना चाहता हूँ। तो आपके कौन सा जज्बा था? अब मैंने, ऐसा तो नहीं हुआ कोई, लेकिन ऑब्वियसली ये जो धर्म जी और मिस्टर बच्चन, इनकी फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए, दिलीप साहब की फिल्में देखी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, क्योंकि 70s में बचपन गुजरा, तो शोले, मिस्टर नटवरलाल, धर्मवीर, तो ये इन लोगों ने तो इंस्पायर किया ही होगा जिंदगी में डेफिनेटली। लेकिन इनको देख के एक्टर बनूंगा ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारा, इनफैक्ट थिएटर से जब मैं जुड़ा पहली बार, मैं ऐसे ही किसी दोस्त के साथ चला गया था एक रिहर्सल देखने के लिए, और मुझे लगा कि यार ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये पूरा लाइंस कैसे, मुझे सबसे ज्यादा अजूबा लगा कि वो लोग एक इतनी बड़ी मोटी स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं और फिर उसको बिना स्क्रिप्ट देखे पूरा शो करते हैं। तो मुझे उस चीज ने ज्यादा इंस्पायर किया था। और थिएटर ग्रुप में रहते हुए फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी। पहले छोटे पार्ट्स मिलते थे, फिर छोटे थोड़े 1-2 साल बाद बड़े पार्ट्स मिले, तो फिर उसके बाद लगा कि हाँ, कुछ हो सकता है जिंदगी में, ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए। वेरी गुड। गजराज भाई, हमद, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे बताइए यूएई में थिएटर का कुछ चलन है, वहां पर होता है थिएटर रहता है हमारे पास, और हमारे पास एक फेस्टिवल रहता है थिएटर का हर साल शारजा में, यहाँ पे हमारे शेख मोहम्मद अल कासमी, वो हमारे रूलर है शारजा के।
हर जी साल फेस्टिवल होता रहता है। 80s के शुरुआत के जमाने से आज तक हर साल ओके एक फेस्टिवल रहता है सिर्फ थिएटर्स के लिए, और वो भी ओके ट्रैजिक या फिर एकेडमिक थिएटर। ऐसा नहीं जो कॉमेडी थिएटर, कॉमेडी कॉमेडी शो अच्छा नहीं, ओके ओके ओनली एकेडमिक थिएटर जो रियलिस्टिक और अच्छी स्टोरीज पे बनाते हैं। मतलब जैसे शेक्सपियर आपके या इब्सन या इस या तरह का ओके हाँ। अरे या वाह, और वहाँ पे मतलब इसका मतलब आपकी दुबई में या अबू धाबी में वहाँ पर थिएटर ग्रुप्स हैं जो नाटक करते हैं रेगुलरली। यस, एंड अरे वाह मोस्टली जो एक्टर्स हैं वहाँ के हमारे हम्म टीवी ड्रामा में दिखाई देते हैं, और कभी कभार कुछ हम्म फिल्मों, शॉर्ट फिल्म या फिर लॉन्ग फीचर फिल्म्स में भी काम करते हैं। तो उन लोग का 3 जगह पे काम चल जाता है। अरे वाह वेरी गुड या गजराज, पहले गजराज भाई, एक फोटो दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। हमारे हम्म जो व्यूवर्स है, आपका ये जो रूप है वो देखे नहीं हम्म कभी भी मेरे ख्याल से। यस هذا هو गजराज राव या जमात الخير। هذا अول फिल्म حق गजराज राव। मैं उनको बता रहा हूँ कि ये पहला, आपका पहला सीन था। यस आपका आपका जो रोल था इस फिल्म के अंदर, फिल्म बैंडिट पंडित क्वीन क्वीन, जी बैंडिट क्वीन, जो यस आपका अशोक चंद ठाकुर का जो किरदार था इस फिल्म के अंदर, एक छोटा सा किरदार था लेकिन बहुत ही बड़ा और उम्दा डायरेक्टर के साथ, जिसका नाम है शेखर कपूर, और जी बहुत ही बड़ी फिल्म है पंडित जी क्वीन। पता नहीं जी आपको ये फिल्म कैसी मिली, हालांकि आप थिएटर में काम कर रहे थे और शेखर कपूर इस फिल्म में बिजी थे। पता नहीं उनको आपकी कैसी जानकारी है उनके साथ। मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली में शेखर कपूर जो है बड़े अलग किस्म के डायरेक्टर हैं। वो फॉर्मूला वाले डायरेक्टर नहीं है कि मुंबई में है तो मुंबई में जो लोग होंगे उनको हायर करना है। वो हमेशा उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो वो बैंडिट क्वीन में उनका पूरा कोशिश था कि वो थिएटर से आर्टिस्ट ले और ऐसे आर्टिस्ट ले जिनकी कोई पहचान नहीं है, बहुत अलग और जो खास तौर पे सिनेमा या टीवी से जुड़े हुए नहीं है। तो वो दिल्ली में कास्टिंग हो रही थी उस फिल्म की, और उसमें मेरे एक सीनियर थे थिएटर में, तिग्मांशु धूलिया, जो बहुत नामचीन फिल्म डायरेक्टर हैं। वो उसमें उनके साथ अटैच थे। उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे और कास्टिंग डायरेक्टर थे। और तिग्मांशु जी ने मेरा काम देखा हुआ था स्टेज पे, और उन्होंने मुझे शेखर जी से मिलवाया, मेरा इंट्रोडक्शन कराया। इस तरह से मुझे वो पार्ट मिला। ये रोल क्या मनोज बाजपेयी के लिए था पहले, या फिर कभी ऐसा मैं सुना था कि मनोज बाजपेयी को भी ये रोल मिलने वाला था, या कोई रोल मिलने वाला था इस फिल्म के अंदर? नहीं नहीं, ये इस रोल नहीं, मुझे नहीं लगता है इस तरह का। क्योंकि ये बहुत क्यों मनोज का जो स्ट्रेचर था उस समय भी वो थिएटर में हम्म। उनका बहुत नाम हो गया था, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। और मैं इतना नया मतलब इतना ज्यादा मेरा तजुर्बा नहीं हुआ था। तो वो जो मान सिंह का पार्ट है उसी के लिए पहले शायद उस रोल के लिए थोड़ा चल रहा था कि कौन एक्टर करेंगे, कैसे होगा। तो फाइनली जाके वो मनोज वाजपेयी ने मान सिंह का रोल किया था फिल्म के अंदर। ओके। यहाँ पे एक फिल्म डायरेक्टर है हमारे पास, वो इंडिया से है लेकिन हमारे पास काम करती है। उनका नाम हाँ कोमल है। वो बता रही है कि पंडित गोविंद जैसी फिल्म कभी भी इंडिया में बनी नहीं। मेरी नजर में वो एक फैबुलस मूवी थी। तो आपको दाद दे रही है, उनको उनको भी वो चौंक गई कि ये फिल्म में आप काम कर रहे थे। अरे थैंक यू कोमल, थैंक यू। उसके बाद पथरीला रास्ता, दिल से आक्स, दिल है तुम्हारा और दिल पे मत ले यार, ऐसी फिल्मों में आप नजर आए। लेकिन कुछ लोगों ने शायद वो रोल्स नजरअंदाज भी कर लिए, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि इसमें आप काम कर रहे थे। लेकिन फिर हाँ भी ये एक्सपीरियंस भी चला आपके साथ। हाँ, एक खाली एक ये शायद विकिपीडिया में या कहीं पे शायद गलत है। पथरीला इंसान नाम का फिल्म मैंने नहीं किया है। तो ये तो गलत था, सॉरी। वो गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बावजूद ये सारे जो पार्ट्स थे ना अहमद, मैं बड़ा लकी था कि मुझे जो जिन भी फिल्मों में मुझे मौका मिला वो सारी फिल्में बहुत अलग थी, हट के थी, वो रेगुलर फिल्में नहीं थी। और चाहे छोटे छोटे पार्ट्स थे लेकिन वो पार्ट्स लोगों ने पसंद किए। चाहे यस। मतलब दिल पे मत ले यार हो, या दिल से, जो कि मणि रत्नम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये मैं कह सकता हूं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं भले ही छोटे पार्ट मिले
बहुत साल तक, लेकिन वो अच्छे पार्ट्स मिले, बहुत मतलब उसमें उसमें दम था उसमें। एक अच्छा वाकया भी है आपके साथ, दिल 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 से शाहरुख खान के साथ एक ऐसा कुछ तरफा या कुछ ऐसा वाकया हुआ आपका उनके साथ? अगर मैं दर्शकों को अरबी में बताऊंगा, अगर आप हिंदी में बताएं तो मैं उनको हाँ, ट्रांसलेट कर। श्योर श्योर। तो मैं बताता हूँ कि वो हम लोग जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम करने वाले लोग थे, 2-3 ऑफिसर। फिल्म के अंदर हमारा पार्ट ऐसा था, और हम लोग शाहरुख के जो कैरेक्टर है उसको चेस कर रहे हैं, और फाइनली जाके हम उनको पकड़ लेते हैं। जब पकड़ते हैं तो उसमें थोड़ा स्कफल होता है, ऐसे हाथापाई होता है, और उनको मैं दीवार की तरफ पुश करता हूँ। तो जो पहला टेक या रिहर्सल के बाद जो डायरेक्टर साहब है मणिरत्नम सर, उन्होंने आके बोला कि गजराज इतना जोर से पुश करने का जरूरत नहीं है, ही इज लाइक उनको चोट लग जाएगा। एंड आई सेड ओके, मतलब हमें तो ये था क्योंकि थिएटर से थे तो बहुत ज्यादा जोश होता था। तो जैसे ही मणि सर गए, शाहरुख केम टू मी एंड ही सेड कि गजराज डू व्हाट यू आर डूइंग, इट गिव्स मी एनर्जी। तो ऐसा हुआ। या मैं वो वाक़ा अरबी दर्शक को अरबी में बताऊंगा. طبعا هو جراج يقول انه كان في فيلم دلسة عنده دور مهم في فيلم دلسة، كان هو يمثل دور المباحث اللي يلاحقون شاروخ خان. ففي لقطة في الفيلم انه لازم يمسك شاروخ خان ويدزه على الجدار، وهذه اللقطة قوية. فجاء عند المخرج مني رتم ويقول له يا جراج حاول انك تمسك شاروخ خان بخفية، لان شاروخ خان نجم ترى وبيتعور وانت جاي من المسرح واكيد بتضربه بقوه. قال ان شاء الله. فجاء شاروخ خان من ورا وقال حق جراج عادي خذ راحتك ودزني على الجدار وموضوع اوكي. فمشاها اللقطه بحقيقيه. मैंने उनको ये बता दिया, लेकिन ये एक सीन है, एक स्टिल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गजराज भाई और दर्शकों के लिए. ये जो सीन है या स्टिल है, देख आप दिखाई दे रहा है, ये कौन दिल सी है फिल्म? तुम्हारा, यस यस, या ये फिल्म है दिल है तुम्हारा। कुंदन शाह जी ने डायरेक्ट किया था ये, और इसमें अर्जुन रामपाल और प्रीति जिंटा का रोल था, मेन रोल था। और अगेन एक छोटा लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रैक था मेरा। यही ट्रैक मैंने यानी जैसे कि हमारे गुजर गया हमारे जिंदगी में, लेकिन फिर वापस आ जाता है जब हम आपको ऐसी फिल्में में जब देखते हैं, बधाइयों में या फिर शुभ मंगल ज्यादा साहब का, तो बोलते हैं अरे गजरा जाओ, ये फिल्मों में काम किए थे। वो नोटिस में आने लगता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नोटिस में आ जाते हैं सही में। उसके बाद आपने एक ऐसी फिल्मों में काम किया जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, ब्लैक फ्राइडे। एक ऐसी फिल्म है ब्लैक फ्राइडे, क्यों मेरे दिल के नजदीक है और उसके साथ क्यों मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है गजराज भाई, जब मैंने एक अलग ऑफिस में ज्वाइन किया था अपना काम, तो वो पहला दिन था मेरा। तो पहले दिन में हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ कंप्यूटर के पास या पीसी के पास बैठते हैं 6-7 घंटे। तो मैं बैठे हुआ था, पता नहीं क्या करूं, तो यूट्यूब खोला तो ब्लैक फ्राइडे की फिल्म 2007 में था वो, तो मेरे सामने नजर आई, तो मैंने वो देख ली। वो तो हालांकि फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी, तो मैंने वो फिल्म पूरी देख ली और 2 बार देख ली थी। जो मेरे 6 घंटे थे वहां गुजर गए फिल्म के साथ। ना छाप गई मेरे दिमाग में कि ऐसी फिल्में कहाँ बनती है बॉलीवुड में। ये जो काम था बहुत ही मेरे नजर में मास्टरपीस फिल्म थी, जो जी कल्ट फिल्म है वो इस तरह से। यस, वो कल्ट फिल्म के तौर पे, और अभी भी लोग मुझे अक्सर मिलते हैं और मुझे मतलब एयरपोर्ट पे, मॉल में, और एकदम बोलते हैं दाऊद फंड से पहचानते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि छोटा पार्ट है, 4-5 सीन होंगे शायद, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, लोगों को पसंद आए वो। यस, वहां पे आप नो स्मोकिंग में भी काम करते हो, और आमिर में भी एक फिल्म थी जो 2008 में रिलीज हुई, वो भी एक अच्छी फिल्म थी। आपने इसमें एक वॉइस ओवर का भी काम किया था या फिर टेलीफोन? हाँ, मतलब वो बेसिकली एक कैरेक्टर है जो कि फोन पे रहता है, फोन पे इंस्ट्रक्शंस देता रहता है एक आदमी को, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है एक तरीके से वो। तो वो आधा सिलुएट में रहता है, आधा चेहरा नजर आता है उसका, इस तरह कैरेक्टर था वो। लेकिन उसके बाद एक 7 साल का गैप, और उसके बाद इंस्पेक्टर धनीराम का रोल तलवार में आ जाता है 2015, धनीराम 2015 में। ना लॉन्ग गैप की वजह क्या थी?
बीच में शायद एक दो काम हुए थे बीच बीच में, और उसमें ये हो रहा था कि मैं एड फिल्म्स डायरेक्ट करता हूँ, टीवी कमर्शियल्स, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, और उसमें एड, तो उसमें मसरूफियत था, बहुत सारे एड फिल्म्स का काम चल रहा था, अभी भी करता हूँ, अभी भी शूट करता हूँ मैं, मुझे एड फिल्म्स बनाना बहुत पसंद है। तो मैं, मेरा ये कभी मैं हमेशा कोशिश की कि मैं जो भी काम आए उसको ना करूं, बल्कि वैसा काम करूं जो थोड़ा सा, जिसके अंदर दम हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, उसके उसके जो हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं, वो अच्छे हो, टीम अच्छी हो, को एक्टर्स अच्छे हो, तो शायद उस वजह से गैप आया होगा। ये जो रोल था आपका इंस्पेक्टर धनीराम का तलवार में, मेरी नजर में और मेरे कई एक कोलीग्स है, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ के फिल्म मेकर्स है, एक ऐसा फिल्म मेकर्स मेरा दोस्त है, कोलीग, इसका नाम है हानिश शेबानी। ही इज वेरी फेमस डायरेक्टर ऑफ इमिरेट्स, इज मेकिंग लॉन्ग फीचर मूवीज। उसने बताया आप गजराज के साथ इंटरव्यू करने वाले में, हाँ अरे गजराज, मैंने इनको कितनी गालियां दी इस फिल्म के अंदर, तलवार के अंदर, पूछना मत। उनका जो रोल था इस फिल्म के अंदर, ना खतरनाक रोल था। या आई थिंक ये मोस्ट नोटिसेबल रोल आपका इसमें था मेरे नजर में, और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शर्मा ये रोल देख के आपको इस फिल्म बधाई के लिए चुने मेरे नजर में, ऐसा। I think I lost you. नहीं, Hamad, can you hear me? I'm hearing you, but I hear you, yes, but I can't. Yeah, the image is still paused. Image is still smiling face, smiling Buddha. Yeah, it's paused. If you want to go and back, अगर आप जाना चाहते हो तो वापस I will do that. I'll do that. I go back. I'll cut, delete this, and we'll come back. Okay. हैंग कर गया है शायद। قطع الخط شوية، أعتقد الخط فيه مشكلة. there is a problem in the network. I don't know why. زين أبغى أفهم، أنا ترجلت يا أخوي 3-1. إذا بتسأل سؤال بالعربي راح أقول أنا بالهندي، بس أنا أشوفكم ما قاعد تسألون. أبغى السؤال كذي، سؤال طيب يا جماعة الخير. أوكي، وعليكم السلام 7K. هاي العندليب، هلو براذر. Where are you, Gajraj sir? اوكي، اعتقد دخل عندنا. he's with us. Hi sir. Yeah. It's okay now? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, ये शायद कुछ हैंग कर गया, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। Yeah. तो आपने जो, मैं सवाल सुना आपने जो बेसिकली पूछा कि ये तलवार देख के अमित शर्मा ने ये रोल दिया होगा, यही पूछा था आपने आखिरी सवाल। Yeah. हाँ, तो हाँ शायद उनको अच्छी तो लगी थी वो फिल्म, लेकिन उनको मैं 20 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक साथ असिस्ट करते थे, एक बड़े नामचीन डायरेक्टर है प्रदीप सरकार, उनको असिस्ट किया करते थे, और तकरीबन 20 साल से हमारी दोस्ती है। और वो उन्होंने मैं एक YouTube पे एक चैनल है TVF द वायरल फीवर, उसके बहुत सारे स्केच किए हैं। एक सीरीज है उसमें, टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड, जिसमें जो फादर को टेक्नोलॉजी से का पता नहीं है, और वो अपने बेटे को फोन कर करके बार बार पूछते हैं कि क्या ट्विटर क्या होता है और ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी चाहिए। तो बड़ा यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर हुआ वो सीरीज। तो आई गेस अमित को वो बहुत पसंद आया था, वो जो सीरीज है वो बहुत अच्छा लगा। और आलिया सेन जो
को प्रोड्यूसर हैं उनको अच्छा लगा, आयुष्मान को भी पसंद था ये, तो उस तरह से 3-4 लोगों के पसंद आने की वजह से मुझे वो फिल्म में पार्ट मिला। ओके। गजराज भाई, ये जो रोल है जितेंद्र कौशिक, जो बधाई का जो रोल, बधाई फिल्म का रोल है, ये मेरे नजर में ये हीरो का रोल है, कोई सपोर्टिंग एक्टर का नहीं है। और इस फिल्म में कई अदाकार भी फिट हो सकते हैं जो 80s या 90s के जो मशहूर कलाकार है या फिर स्टार बोले जाते हैं, वो फिट हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अमित शर्मा ने आपको चुना इस फिल्म के लिए, और आपने बखूबी ये रोल निभाया है और बहुत खूबसूरत से ये रोल निभाया। हमारे जो बच्चे भी है, जो मेरी बच्ची है, बड़ी लड़की, जो फिल्म देख रही थी, बोल रही ये कहाँ से आ गया, ये नया हीरो है क्या है? तो मैं बोले नहीं, ये इन्होंने जो तलवार में जो काम किया था वही आदमी थे। हाँ नहीं, क्योंकि वो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हमारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो बहुत कमाल की थी, मतलब उसको खराब करना बहुत मुश्किल काम था। उसके बावजूद गजराज भाई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फ्रॉम फिल्म फेयर अवार्ड, ये कैसी बात है आपको? और नैना जो आपकी कोई एक्ट्रेस है, ये अगर हॉलीवुड में बनती या फिर कहीं अनदर वुड, कोई भी वुड में, तो ये सपोर्टिंग बोला जाता है इस रोल को। ये लीडिंग रोल था और बेस्ट एक्टर का खिताब होता था। नहीं, मैं उसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ हमाद, कि मैंने जिंदगी में 25 साल तक काम किया और कभी कोई अवार्ड के बारे में सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे घर में कुछ ट्रॉफीज के लिए एक शेल्फ बनेगा, उसमें ट्रॉफीज रखूंगा मैं 8-10, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो ये जो मिला है ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। और सही प्लस में मेरा एक दोस्त मुझे बताते हैं कि जिंदगी में जब प्लस में है ना, जो सोचा नहीं था वो मिल जाएगा, तो उस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए, उस पर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो सपोर्टिंग आर्टिस्ट का मेरा तो मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है। और मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फिल्म फेयर, और मतलब मैं तो बचपन से उसके जो अवार्ड शोज देखते थे हम लोग टीवी पे, और उसकी मैगजीन के जो पोस्टर्स फाड़ के अपने दीवारों पे चिपकाते थे। कभी सोचा नहीं था कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके और शाहरुख खान के प्रेजेंस में अवार्ड मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो उससे कोई शिकायत नहीं है। सही बात है, लेकिन फिर भी मेरी नजर में आप बेस्ट एक्टर थे उस फिल्म के अंदर, कोई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नहीं था। ये सही बात मैं बोल रहा हूँ, एज अ क्रिटिसाइज एंड एज अ व्यूअर ऑफ द सिनेमा। आयुष्मान खुराना के साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? अभी लगता है कि आप या आप बताइए। सॉरी, वो बहुत गजब का, वो बहुत बड़े ही अलर्ट और बहुत ही पढ़े लिखे कलाकार हैं, एक्टर हैं। मतलब वो अवेयर हैं अपनी सोसाइटी के बारे में, और म्यूजिक में दखल है उनका, लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं। और मुझे यादगार एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का। मुझे बहुत पसंद है, मेरे पसंदीदा स्टार्स और एक्टर्स में से हैं वो। ये कोई मीमी बोल के पूछ रहे हैं कि ये आदमी जो आयुष्मान के साथ क्या किया, هو هذا اللي مثل مع आयुष्मान खुराना। मीमी, आई थिंक शी इज फ्रॉम मीमी 2530। यस। आयुष्मान के साथ आपकी जो जोड़ी बनी है गजराज भाई, ऐसा लगता है जैसे कि लेट कादर खान और गोविंदा की जो जोड़ी थी पहले जमाने में, वो तो एक अलग जमाना था, अलग सिनेमा था। आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो सिनेमा है, वैसे एक जोड़ी बन गई आपकी और आयुष्मान खुराना के साथ, ऐसा एक केमिस्ट्री बन जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि और कोई काम आने वाला है शायद नजदीक के दिनों में, या आप दोनों के बीच में और कोई रोल आने वाला है फिल्म के अंदर एक साथ? देखिए, पहली चीज तो कादर खान साहब और गोविंदा की जो जोड़ी थी वो बहुत माइंड ब्लोइंग थी। आज भी उनकी पिक्चरें देखते हैं हम लोग तो हंसी आती ही आती है। वो अलग तरीके का एक सिनेमा था, और उसके जो जो जोक्स और पंचेस वो एक अलग जॉनर है। तो लेकिन आयुष्मान इस तरह की सिनेमा नहीं करते हैं डेफिनेटली, और वो फॉर्मूला तोड़ते हैं। उन्होंने जो भी फिल्में सिलेक्ट की हैं अभी तक, वो फॉर्मूला तोड़ा है उन्होंने, हमेशा रिस्क लिया है। जैसे आप अंधाधुन देखेंगे, उसमें रिस्क लिया। अभी हमारे यहाँ शुभ मंगल ज्यादा सावधान जो अब यूएई में रिलीज नहीं हुई है, वो उसमें उन्होंने रिस्क लिया, अलग तरीके का एक कैरेक्टर किया। तो मैं श्योर नहीं हूं कि जोड़ी किस तरह से बनेगी, क्योंकि वो तो जोड़ी तोड़ने वाले लोगों में से हैं। उनको पसंद है कि हमेशा
कुछ नया किरदार, नए लोग, नए कलाकारों के साथ जुड़ते हैं वो, और मतलब मैक्सिमम डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने, मतलब यंग फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के साथ काम करते हैं वो कई बार, तो वो बड़े हौसले वाले, और अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मेरे लिए खुशी है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं फिलहाल की जो बात है आखिरी में बताऊंगा आपको या फिर पूछूंगा, लेकिन फिर भी एक फिल्म आई थी इस दौरान, मेड इन चाइना, मुझे अच्छी लगी है फिल्म। हालांकि इंडिया में शायद नहीं चली उतना ज्यादा, लेकिन आजकल नेटफ्लिक्स में उसका कुछ बोलबाला भी है, कई अरब या व्यूवर्स देख रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि गजराज जी इस फिल्म से कुछ नाराजगी दिखा रहे हैं या नाराज है इस फिल्म से, पता नहीं, शायद ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे गलत है। डेफिनेटली नहीं, मैं तो रोल मुझे से तो आप उसमें नहीं, मुझे वो ये फिल्म पूरा शूट हो चुका था, और ये मुझे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि एक पार्ट है जो कि जिसमें हम आपको गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे लेना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, और एक दो रोज की शूटिंग थी वो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा था, और उनसे मैं अभी भी टच में हूं, तो कोई नाराजगी नहीं है। ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे लगा क्योंकि वो जो फोकस होना चाहिए था इस किरदार का, उतना अच्छा तरीके से दिखाया नहीं गया फिल्म के अंदर। जो ये किरदार था नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि उसका एक ट्रैक है, मतलब राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है, रघु का कैरेक्टर है, उसकी फिल्म है ये, और उसके अंदर ये उसको क्या बोलते हैं, उसके पार्ट को कहीं ना कहीं आगे पुश कर रहे हैं ये जो अभय चोपड़ा का जो कैरेक्टर है। तो वो जैसा मुझे बताया गया था वैसा के वैसे ही शूट हुआ, और मैं शूटिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था, और जैसे आपने उसकी तारीफ की, ऐसे मुझे अभी इनफैक्ट जब से ये ओटीटी पे है तब से उसके बाद से बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे उसको लेकर। मतलब बदकिस्मती से नहीं चली, क्योंकि फिल्म नहीं चलना किसी के बस में नहीं है, बड़े बड़े हॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं वो बैठ जाती हैं, क्योंकि जब बनाने वाले हैं, मेकर्स हैं, वो तो पूरे उत्साह के साथ बनाते हैं, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बनाते हैं कि इसको हम लोग ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो कई बार होता है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि मसाला ठीक नहीं होता है, एक खाना जो होता है, जो सेम शेफ ने बनाया होता है, एक दिन अच्छी बिरयानी बनाता है, नेक्स्ट डे वो बिरयानी अच्छी नहीं बना पाता है, उसका इंटेंशन खराब बिरयानी बनाने का नहीं होता है। या फिर रिलीज डेट जो 2 फिल्मों के साथ रिलीज हुई दिवाली के टाइम में, वो भी शायद हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं इसके अंदर। एक दूसरा सवाल पूछने से पहले मैं आपको कहवा पेश करना चाहता हूँ। ये हमारा अरबिक कहवा है जो रमजान के टाइम में जब फास्ट खत्म हो जाता है, ये हमको मिलता नहीं फास्टिंग के टाइम में, तो ये जैसे कि आपके पास कड़क चाय या फिर तो ये पीना जरूरी पड़ता है, ये अरबी कहवा है हमारा। कहवा जो हमारे यहाँ कहवा बोलते हैं जिसको, कहवा हम लोग बोलते कहवा। हाँ, तो इसमें ये अरबिक कहवा, अरबिक कॉफी है। तो मैं भी अपना नींबू लेमन टी पीता हूं मैं। yes. लेकिन इसका जो हमारा जो स्टाइल रहता है, जो पिलाने का स्टाइल, तो हम जब किसी को विजिटर को जब देते हैं, ये अपने राइट हैंड से देते हैं और फुल नहीं करते, इसको क्वार्टर देते हैं, फुल नहीं। और जब वो पीता है आदमी, पीने के बाद जब खत्म हो जाता है, या फिर ऐसा अगर ऐसा हाथ से देता तो इसका मतलब और चाहिए, अगर ऐसा करे था जैसे कि मुंडी ऐसी हिलती है तो ऐसा हिलाएगा तो इसका मतलब खत्म, इतना काफी है मेरे, और नहीं चाहिए। तो ये हमारा एक ट्रेडिशन है। कुछ ये टर्किश टी जैसा है क्या ये? टर्किश का वो जो उसका वो बहुत ठीक रहता है, या वो बहुत वजनदार रहता है, ये बहुत ही हल्का, बहुत ही यानी इसमें जो कहवा है, कॉफी है, बहुत कम रहता है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, जब आपके पास ये रोल आया फिल्म का, शुरुआत में जब आपने ये रोल पढ़ा है या फिर स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो आपके जहन में क्या बात आई
पब्लिक की यानी आप पब्लिक को ज्यादा, शायद ऑडियंस को ज्यादा अपने दिमाग में डालते हो, या फिर कुछ ऐसी ऑडियंस रहती है जो एक फिल्म देखने का जो नजरिया रहता है उनका भी एक अलग नजरिया रहता है, वो भी आपके दिमाग में रहते हैं। तो आपके दिमाग में क्या बात आई जब ये फिल्म आपके पास आया? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके का टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव है, और जो रेगुलर फिल्म बनती है उनसे अलग कहानी थी। तो जब मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा कुछ प्लॉट है, और जो सेम सेक्स का जो रोमांस है उसकी कहानी, तो मुझे लगा यार कैसा होगा, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की कहानियों पे जब कुछ पार्ट्स को जो सिनेमा में दिखाते हैं तो उसको बहुत मजाक उड़ा देते हैं और उस तरह का इनसेंसिटिव होते हैं थोड़े से, तो मुझे श्योर नहीं था। लेकिन जब मुझे डायरेक्टर जो है हमारे हितेश ने जब नरेशन दिया, और मुझे लगा कि ये बड़ी मजेदार कहानी है, मतलब इनफैक्ट जैसा फिल्म बन के तैयार हुई है बिल्कुल वैसा के वैसा नरेशन उन्होंने दिया, और बड़ा मजा आया। और मुझे लगा कि हाँ, हम लोग कहीं पे कुछ इसको ग्रिटी नहीं होगा, ये बहुत कुछ ऐसा खौफ ज़दा वाली फिल्म नहीं है या डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये बड़ी मजेदार सी बात है और ऑडियंस को पसंद आएगी। और वैसा ही हुआ जैसा हम लोगों ने सोचा था, और शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जिसमें मेरी को एक्ट्रेस अपना बधाइयों से मेरे जो साथ थी नीना जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला, आयुष्मान के साथ काम करने का मौका मिला। और ये जो मैं टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड बता रहा हूँ, उसमें जो मेरे बेटे बनते हैं वही इस फिल्म में मेरे बेटे बने, जितेंद्र कुमार। तो मनु ऋषि चड्ढा, मानवी गागरू, पंखुरी अवस्थी, बहुत सारे, सब तमाम, बहुत हम लोगों ने 1.5 महीना बनारस में शूटिंग किया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेमोरेबल है मेरे लिए ये जो आपकी जो मेमोरेबल फिल्म है, अफसोस कि हमारे पास रिलीज नहीं हुई। मैं उसका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था, ये फिल्म का। मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल रिलीज नहीं हुई, और अभी तक हम लोग एक जो प्लेटफॉर्म रहता है जिसके नेटफ्लिक्स हमारे पास रहती है, उसमें इंतजार करें कब रिलीज होंगे ये फिल्म। कई दर्शक मुझे बता रहे थे, हम प्राइम पे है, अमेजन प्राइम पे, अगर आपके यहाँ पर आता हो तो। हमारे पास है प्राइम अमेजन, लेकिन हो प्राइम सकता है, अमेजन लेकिन जो आपके यहाँ पर रिलीज होगा कि नहीं होगा, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा वो। वही सही बात है, लेकिन वो प्राइम जो अमेजोन है हमारे पास अलग रहता है। जो फिल्में आते हैं हमारे पास हाँ, इंडिया में नहीं आते, जो इंडिया में आते हैं हमारे पास नहीं आते। तो वो भी अक्सर एक मैंने, हाँ, ये भी है कि कई फिल्में हैं जो, बहुत सारी फिल्में मैं देखता हूँ जिसमें बहुत वायलेंस है, हालांकि वो हमारे इंडिया में रिलीज नहीं होते हैं उस तरह से। तो बिल्कुल करेक्ट। तो वो, तो आपके यहाँ तो बहुत सारे अभी पीछे फिल्म फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं? जैसे दुबई फिल्म फेस्टिवल है, उसके बारे में सुना है मैंने या पढ़ा है। बंद हो गया। क्या बात कर रहे, क्यों बंद हो गया? बंद हो गया 1 साल से पहले। हमारे को यानी हम सब उसमें हम रिलेटिव है सब दुबई फिल्म फेस्टिवल के साथ, और हमारी ज्यादातर जो फिल्में शॉर्ट मूवीज या फिर लॉन्ग फीचर मूवीज या फिर जो अच्छे ऐसे फिल्में जो आते हैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में, वहां पे हम देखते हैं आराम से। अगर वो था तो फिल्म वहां पे दिखाई जाती थी शायद मेरी नजर में, लेकिन ये तो चले गया हमारे पास से। अभी एक बाकी है जिसका नाम है रेड सी फेस्टिवल, जो जिद्दा में रहेगा, सऊदी अरेबिया में, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। पता नहीं कब पोस्टपोन हो गया। तो शायद ट्यूनीशिया में भी कुछ फेस्टिवल शुरू हुआ था, फिल्म फेस्टिवल। ट्यूनीशिया में है फेस्टिवल। ट्यूनीशिया में भी है। आप जाते हैं उस तरफ? ज्यादातर मैं इजिप्ट जाता हूँ, जहाँ कायरो या फिर इसके अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पे एक अच्छा फेस्टिवल रहता है। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत गजब का शहर। मराकेश जो मोरक्को है, वहाँ भी बहुत अच्छा फेस्टिवल रहता है। मराकेश फिल्म फेस्टिवल, यस। मेरा ये जो बात था शुभमंगल सावधान के बारे में, गजराज भाई, कई दर्शक है यहाँ पे जो पूछते हैं मुझे, हम तुम इतना स्टाफ क्यों है फिल्म के लिए, क्यों देखना चाहते हैं फिल्म? ये फिल्म गलत है, हराम है, ये क्या है, इसमें ऐसी स्टोरी है। मैं बताया उन लोगों के एक फिल्म रिलीज हुई थी 90s में यहाँ पे, और हम सब देखे टीवी में, जिसका नाम है फायर। शबाना आजमी की फिल्म थी। फायर उस टाइम में कोई भी कुछ नहीं बोला, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव फिल्म थी, और वो डायरेक्ट वे में बनाई गई फिल्म थी। वो कोई आर्ट मूवी थी, ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जैसे कि मसाला फिल्म, जैसे कि शुभमंगल सावधान। तो हम यहाँ पे एक हालत देख रहे हैं, जो इंसान की जो हालत है ये दुनिया में क्या कर रहा है वो इंसान, वो एक कैरेक्टर है। तो हम कैरेक्टर देखते हैं, ऐसा नहीं देखते कि सोशल वॉर क्या है या फिर सोशल
आइडिया क्या आएगा लोगों के लिए, ये नहीं देखते। यस, नहीं, और वो सिनेमा जो है मेरे ख्याल से ऐसा आर्ट फॉर्म है जो कि आपके कल्चर के बारे में, आपके देश के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है। जैसे मैं कभी कभी यूट्यूब पे सर्फ करते हुए मैं पहले मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं इजिप्ट गया उसके बाद मैंने देखना, मुझे नहीं मालूम था कि वहां पे सिनेमा और इतना, जैसे जबकि उमर शरीफ को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उनकी अदाकारी को, इतने गजब के स्टार यस रहे हैं, वो एक्टर रहे हैं। तो इजिप्ट से आने के बाद जब इजिप्ट में मैंने लोगों को देखा और वहां के माहौल और अलेक्जेंड्रिया, तो ये तो हाँ 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की। तो उस समय फिर मैंने ये जब यूट्यूब पे सिनेमा, और कई बार देखा कि जैसे लेबनीज हैं शायद, यस लेबनीज जो यस ड्रामा है और जो टर्किश ड्रामा है, इतना बढ़िया ह्यूमर होता है और गजब के परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो वो मैं कई बार फॉलो कर लेता हूँ, कई बार सबटाइटल्स नहीं होता ज्यादातर टाइम। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बहुत हैं इजिप्ट के, ब्लैक एंड या व्हाइट इरा की, और इजिप्शियन एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी ह्यूमरस होती थी एक टाइम पर। अभी अभी लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा गजब का होता था। तो वो एक रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का। तो जैसे मुझे अभी आपसे बात करने के दौरान मेरी टीम ने बताया कि आपके यहाँ पे भी फिल्में बनती हैं, कम बनती हैं यूएई में। अली मुस्तफा है एक, है ना, अली मुस्तफा ना? यस 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 हाँ, तो लाइफ ऑफ सिटी या सिटी ऑफ लाइफ उनका फिल्म है, वो मुझे देखना है, मुझे उसका लिंक भेजा गया है। वो उन्होंने फिल्म नहीं बनाया 3-4 साल से, वो कहाँ पर है वो? अली मुस्तफ़ा ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। हम ओके। शुरुआत से शॉर्ट फिल्में एक साथ बनाते थे। अभी उनके पास आखिरी फिल्म थी 3 साल पहले, 3-4 साल पहले की ओके। फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म हमारे कल्चर को रिलेटिव नहीं कर रही थी। ऐसी एक ऐसी फिल्म थी, फैंटेसी मूवी थी, जो अलग अलग ओके। कंट्रीज को ज्यादातर उसमें उनका जो ट्रेडिशन है उनका बताया, हम लोग के बारे में नहीं बताया। इसलिए वो बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म थी। इस पे ओ बहुत ओ रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी वो बहुत बिगेस्ट डिजास्टर थी। लेकिन लाइफ ऑफ या सिटी ऑफ लाइफ इट इज वेरी गुड मूवी। वहाँ आपके बॉलीवुड के अदाकार भी है इस फिल्म के अंदर, जिनका सोनू नाम है, सूद जी हैं उसके अंदर, सोनू सूद हाँ, हैं सोनू शायद सूद। उसमें। हाँ, सोनू सूद यस यस। इसमें काम कर रहे हैं। तो ये वो 3 मैं स्टोरी। देखूंगा, जरूर देखूंगा मैं यस वो। सॉरी गजराज भाई, आप हॉनेस्टली मुझे बताइएगा, हम्म आपको ये जो बॉलीवुड जो वर्ड है, ये बॉलीवुड वर्ड हम्म आपको हम्म कैसा लगता है? मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हम बचपन से हिंदी फिल्म्स देखते थे और हिंदी फिल्म को बोलते थे हम्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, या फिर हिंदी फिल्म बोलते थे। ये हम्म बॉलीवुड जब 90s से शुरू हुआ, तब से मुझे ऐसा हम्म कुछ लग रहा है कि ये हॉलीवुड का कॉपी करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आपको ये बॉलीवुड वर्ड कैसा लगा? अमिताभ बच्चन भी शमिताभ के अंदर बोले थे बॉलीवुड क्या है, ये हिंदी थिएटर है, हिंदी सिनेमा है। हाँ, यस। तो हाँ, ये एक 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 अलग किस्म की बहस है, और मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इससे, मुझे बहुत मजेदार टर्म नहीं लगता है ये। लोगों ने शायद उसको आसान बनाने के लिए, और हमेशा होता है कि आप ये एक किसी नाम से जोड़ते हैं, एक पैरेलल खड़ा करते हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, तो यहाँ पर हमारे कॉलीवुड, टॉलीवुड, अलग अलग रीजनल, उसके लिए भी ऐसा बन गया है। तो हिंदुस्तानी सिनेमा कहना चाहिए, मलयालम सिनेमा कहना चाहिए। जैसे मलयालम सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर आपने कभी देखने का मौका मिला हो तो। उसमें एक कलाकार हैं, फहाद फाजिल। फहद फाजिल इज माय फेवरेट। मतलब अभी तो मुझे उनसे इश्क हो गया है, इतने कमाल की एक्टिंग करते हैं वो। उनका भी मैंने रीसेंट फिल्म देखा, ट्रांस, ट्रांस देखा। और उनका पहला फिल्म देखा था कुंभलांगी नाइट्स, क्या कुंभलांगी नाइट्स। और एक फिल्म है जहां पर वो चोर है और वो वो चेन नेकलेस चुरा लेते हैं। नेकलेस पे खा लेते हैं। तो क्या बढ़िया से वो करते हैं। तो मलयालम, उसको उसको कोई और नाम नहीं देना चाहिए। मलयालम सिनेमा, बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तानी सिनेमा, ये सब टर्म होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से हो गया, किसी शायद किसी समय पे ऐसा जुड़ गया होगा ये 20-30 साल पहले, 40 साल पहले। क्योंकि मुझे नहीं याद है 70s में कहीं पर बॉलीवुड टर्म इस्तेमाल होता था, ऐसा मुझे नहीं ध्यान है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। सही बात या धर्मेंद्र साहब की फिल्मों को बॉलीवुड फिल्म, ऐसा ये 80s का शायद हुआ है, 80s 90s में आके हो गया है।
ठीक है, कुछ लोगों को इससे खुशी मिलती है तो इट्स ऑल राइट। सही बात है। गजराज भाई, आप गाने सुनते हैं, मेरे नजर से ऐसा दिखा है कि आप गानों के भी शौकीन हैं, म्यूजिक के भी शौकीन हैं। कौन से एरा के जी सॉन्ग्स आपको पसंद ज्यादातर आते हैं, और आपके जो फेवरेट सिंगर्स कौन अ, मुझे किशोर कुमार मुझे बड़े पसंद हैं। किशोर कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, लता जी, अ, नुसरत फतेह अली खान साहब। नुसरत साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, उनकी उनकी एल्बम्स हैं मेरे पास। और आर डी बर्मन, जो, और अभी जो फिलहाल जो एक लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो उसमें आर डी बर्मन साहब का जो म्यूजिक है वो एक अलग एक फ्लाइट देता है। तो मेरे लिए अलग अलग, हाँ मतलब ये जो 50s 60s के गाने हैं, 70s के गाने हैं, गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गाने हैं, वो अच्छे लगते हैं। उसके अंदर एक कहीं पर पोइट्री होती थी एक अलग किस्म की। और गुलजार साहब के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। विशाल है? भारद्वाज जो कंपोज करते हैं वो अच्छे लगते हैं। बहुत मतलब गुलजार का ऐसा जो कोई कॉम्बिनेशन था, गुलजार का आर डी जो बर्मन, कॉम्बिनेशन था आर डी बर्मन और किशोर कुमार के साथ, क्या यस। खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमाद, आप इतना हिंदुस्तानी और वो 70s और 80s की फिल्मों को इतना पसंद करते हैं, ये गजब है ये। यस धर्म जी। ही इज द रीजन। यस। मैंने ये गाने के बारे में क्यों पूछा आपको, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, मैं हर हर साल अपना एक एल्बम बनाता हूँ, टॉप हम्म 15 या टॉप 10। पहले जमाने हम्म में टॉप 50 सॉन्ग डालता था हर साल, जो हम्म 70s या 80s का जो एरा था, वो जो खूबसूरत है। हम्म। ये जो साल गुजर गया 2019, इसमें मैं एक टॉप 10 बना नहीं सका। ज्यादातर जो सॉन्ग्स आ रहे हैं आजकल, रीमिक्स रीमिक्स पे है, रीमिक्स, रीमिक्स है। और रीमिक्स का एक दूसरा रीमिक्स बनाते जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा चल रहा है आजकल? हॉलीवुड कहाँ अ, जाना चाहता है? हम्म, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। जो रीमिक्स मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। बड़ा लगता है कि आसान है, वो खिचड़ी पका लिया। और लेकिन कुछ रीमिक्स अच्छे भी होते हैं। और उससे ये होता है कि जो आज का जो जनरेशन है, मतलब जो करंट जनरेशन है, 18-20 साल के नौजवान हैं, उनको शायद वो 50s और 60s और 70s के गाने उस तरह से नहीं अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वो वर्डिंग्स और वो थोड़े बीट्स करके उनको, उनके लिए वो मजेदार बन जाता है। उनके लिए वो भी उसको एंजॉय कर पाते हैं। और शायद उस वजह से जब वो उसको जानते होंगे कि आरडी का गाने का कोई रिमिक्स हुआ, और फिर उसमें शायद उनके लिए एक विंडो ओपन होता होगा। जैसे मेरे एक हम्म, यंग दोस्त ने मुझे बताया कि मैं उसने आरडी को पुराने गाने तब पसंद करना शुरू किया जब उसने रीमेक्स सुने। तो उसको लगा ये बंदा तो बहुत अच्छा कंपोजर था, मैं सुनता हूं इन्होंने क्या गाने और बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव है कि जो रीमिक्स की वजह से उसका जो पुरानी मेलोडियस जो धुने हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है यंग जनरेशन के साथ। ओके। गजराज सर, आजकल लॉकडाउन का जमाना चल रहा है और पता नहीं क्या कब तक चलेगा ये माहौल। आप क्या करते हो इस टाइम के अंदर? खाना पकाते हो, या शायरी करते हो, या फिर कुछ लिखाई करते हो, या फिर टीवी देखते हो, या फिर नेटफ्लिक्स देखते हो? क्या करते हो आप? मेरे ख्याल से ये पहला मौका है जब पूरी दुनिया एक लेवल पर आ गई है। दुनिया का हर इंसान, छोटा बड़ा, प्राइम मिनिस्टर, किंग्स, राजा, है ना, सब के सब अपने अपने घरों में कैद हैं। और शुरू का जो एक आध हफ्ता था उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे इस अपने दिमाग, क्योंकि इंसान के तौर पे हम लोग सोशली मिलना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। थोड़ा एक वो अब अभी चिड़ियाघर में जैसे जानवर होते हैं ना, जू में, वैसा फील होने लगा। तो सही। फिर धीरे धीरे रूटीन बनाया कि कुछ करना जरूरी है। तो जैसे मेरे कुछ स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं प्रोजेक्ट्स बात के लिए, तो वो हाँ, ये पढ़ना शुरू किया, उन डायरेक्टर से बात होनी शुरू हुई। मेरे कुछ एड फिल्म के प्रोजेक्ट हैं जो रुक गए थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग जब लॉकडाउन खत्म होगा तो कैसे शूट करेंगे। क्योंकि ऐसा अंदाजा है, ऐसा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन जब भी खत्म होगा 15 दिन में, महीने में,
शूटिंग फ्लोर पर जाते हुए हमें कुछ और महीने लगेंगे, ऐसा टाइम जाएगा। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स जिनको मैं जानता हूं, कि ये सब अभी फॉगी है, फॉग है। इस टनल के हमें रास्ते, टनल तो मालूम है लेकिन लाइट नजर नहीं आ रही। हमें पता नहीं है कि एक टनल कितनी लंबी है और उसके अंदर आगे जाके हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। तो अब वही है कि इसके अंदर या तो है कि आप डर के और डिप्रेस्ड होके बैठ जाएं, अपनी जो आपका दिमाग बार बार बोलता है क्या होगा क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, आगे फ्यूचर कैसे जाएगा, सर्वाइवल कैसे होगी। जैसे मेरे एक दोस्त हैं जो जिनका रेस्टोरेंट है, तो 20-30 लोग उनके यहाँ काम करते हैं। अब वो परेशान है कि वो लॉकडाउन में, वो लोग भी हैं वहां पर, उनका खाना वाना भी सब चल रहा है रेस्टोरेंट के अंदर ही, और उनके जो गेस्ट रूम रहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जिंदगी कैसी होगी, लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे या नहीं आएंगे, या किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो सब, हर फील्ड के लोग अपनी अपनी तरीके से ये सोच रहे हैं। तो उस तरह से मैं भी और घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं मिलके हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, आधा दिन उसमें निकल जाता है, और उसके बाद वेब शोज देख लेते हैं, कुछ किताबें हैं वो पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा है कि दोस्तों से बातचीत, दोस्तों से कनेक्टेड रहना और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना, इसके अंदर मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आपको हिदायत दे रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पर कैसे हो रहा है? आपके यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं या शरारत करते हैं, बाहर निकलते हैं घूमने के लिए? हमारे पास लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का नजरिया अलग है। हमारे पास जो हुकूमत है, हमारे जो हुक्मरान है, उन्होंने बताया कि आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना 6 बजे सुबह तक, क्योंकि यहाँ पे सफाई हो रही है। हर जगह की सफाई, सैनिटाइज हो रहा है। तो ये नाम रख दिया गया। तो ये नाम सुकून डालता है किसी के दिल में भी, और बोलते हैं सैनिटाइज हो रहा है, हम क्यों बाहर जाए। तो ये चल रहा है आजकल के टाइम में। और रमजान के जो टाइम है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये लॉकडाउन या फिर ये सैनिटाइज का टाइम रहेगा हमारे पास। तो यही चल रहा है हमारे पास। और बाकी जो चीजें, जैसे हम कुछ खरीदारी करेंगे या फार्मेसी जाएंगे, तो ये जरूरतमंद चीज हम खरीद सकते हैं बाहर से। ओके। और रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल का क्या कंडीशन है? नहीं, सिनेमा हॉल बंद है अभी। मॉस्क अगर नमाज पढ़ने की जगह बंद है तो सिनेमा हॉल भी बंद रहेगा ना। बहुत बढ़िया। तो और आपकी इबादत की जो जगह है, आपकी जो हम पिछली बार जब मैं शायद 2 साल पहले गया था, तो पहली बार दुबई तो मैं गया हूँ कुछ बार, लेकिन आबू धाबी पहली बार गया था मैं 2 साल पहले, और वहां पर खास वजह थी लूव्र म्यूजियम देखने के लिए। ओके, आप गए हैं वहां पर? ऑफ कोर्स, लोवर, मतलब ये मेरे घर के पास है। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है। और मैं अपने तमाम दोस्तों को शेयर करता रहता हूँ कि जब भी जाएं, दुबई जाने का मौका मिले तो आबू धाबी जरूर जाएं। और वहां पे खास तौर पे जो ये म्यूजियम है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, और उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स हैं और पेंटिंग्स हैं, इतने गजब का उसको बनाया है उसको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जगह के बारे में बात की है। क्या पूछना था मुझे, ये जो लॉकडाउन का जो टाइम है, ये ज्यादातर इफेक्ट करता है फिल्म इंडस्ट्री को। ये मुझे पता है। शुरू से जब शुरू हुआ ये जो कोरोना का टाइम था, मैंने आर्टिकल बनाया अरबी में, और ये आर्टिकल जो अरबी में बनाया था, सारे जो सिनेमा जो घर है और फिल्म इंडस्ट्री, जो चाहे वो हॉलीवुड है या बॉलीवुड या फिर अरबी फिल्म की जो इंडस्ट्री है, उसके बारे में कुछ लिखा। ये लिखा कि अगर ये चलता रहा ये सिलसिला, ऐसा रहेगा कि जो बड़े बड़ी फिल्म जो बजट है, या बड़े बड़े जो स्टार्स अपने आप को जो सुपरस्टार माने जाते हैं यहाँ हर जगह में, कि उनका जो दाम रहेगा, अगर ये खत्म है वो कम रह जाए। या फिर वो लोग कोऑपरेट करना चाहिए छोटे बजट की फिल्मों में और कम दाम में फिल्म बनाने के लिए, ताकि फिर से ये इंडस्ट्री और ऊपर चले जाए। और जो फिल्म जो अभी पड़े हैं, जो फिनिश भी हो गए और उसका प्रमोट भी हो गया था कुछ दिन पहले, शायद वो रिलीज हो जाएंगे प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि नेटफ्लिक्स या कौन सा भी प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ नजरिया था 1 महीने पहले मेरा। तो आपका इस पे क्या तवज्जो है, क्या नजरिया? मुझे क्या लगता है हमाद,
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। उसमें हमारी जो दुनिया है बीसी और एसी में मानी जाएगी अब, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो हमारा हमारा सब कुछ बदलने वाला है, बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। और इसमें बहुत कम दुनिया के कोने होंगे, ज्योग्राफिकल डेस्टिनेशन है जो जिसको इससे फर्क नहीं पड़ा है। मान लीजिए किसी कंट्री में पेशेंट नहीं भी है, लेकिन वो जो इंटरकनेक्टेड आपके जो चीजें रहती हैं, बिजनेस रहता है, इकोनॉमी रहती है, टूरिज्म रहता है, उसका तो असर सब जगह पड़ेगा, पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसको, और इंसान के तौर पे हम लोग सरवाइव करना जानते हैं। जैसे हिंदुस्तानियों के बारे में कह सकता हूँ कि हम लोग रेजिलियंस है, उसके अंदर मुश्किल से मुश्किल चीज में भी कुछ कर जाते हैं, कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ काम करने के तरीके बदलेंगे। और डेफिनेटली जो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सिनेमा है, वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे आता है ना। जब सबसे बाद में सब ठीक हो जाएगा तब रेस्टोरेंट खुलेंगे, तब सिनेमा हॉल खुलेंगे, और उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है इतना ज्यादा, लेकिन जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, करण जौहर कह लीजिए, या यश राज कह लीजिए, या बोनी कपूर कह लीजिए, ये जो तमाम लोग हैं, और ये आनंद पांडे, ये सब बड़े लोग हैं जो ये मुझे लगता है, या पीवीआर के जो ओनर हैं मिस्टर अजय बिजली, तो उनके मैं वेबिनार्स देख रहा हूं, उनके जो यूट्यूब पे इंटरव्यूज चल रहे हैं अभी को हमारे यहाँ पे बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कोमल नाहटा, वो लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं इस तरह की जो बिजनेस रिलेटेड, नॉट ओनली विद एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जो बिजनेस रिलेटेड जो डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। तो मुझे भी वो देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगाता हूं। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलके इस अभी बात करना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, और कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलेगा डेफिनेटली। अब जो बात बोल रहे हैं बहुत पते की है कि जो बड़े स्टार हैं, जो जिनका फीस 50 करोड़ 100 करोड़ है, तो वो कैसे होगा। तो आई एम श्योर उनको भी मालूम है कि दुनिया, उनकी जो ये दुनिया है वो तभी सरवाइव करेगी जब वो एडजस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, मैं इसको लेकर होपफुल हूँ। यहाँ पे कुछ अरब लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि आपकी अगली फिल्म कौन सी है। मुझे पता है आपकी अगली फिल्म मैदान आने वाली है, लेकिन और कौन सी फिल्में हैं؟ طبعا انا سالته شو اخر افلام او افلام الجديده حق جراج راف، راح يخبركم الحين. في فيلم اسمه मैदान مع अजय देवगन, واعتقد في फिल्म ثاني. अगर आप और कोई दूसरे फिल्म्स के बारे में बताना चाहते हैं, यार कुछ आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लूट केस। ये एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें कुणाल खेमू हैं, रसिका दुग्गल हैं, रणवीर शोरी हैं, विजय राज हैं, ये तमाम कलाकार हैं उसके अंदर। और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। बहुत पहले से रिलीज हो गया था ये अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ रीजन से जो मुझे नहीं मालूम है वो थोड़ा पोस्टपोन हुआ। ये हुआ कि वो अप्रैल में आएगा, और उसके बाद अभी हम लोग ये लॉकडाउन हो गया, तो अभी मैं अंदाजा नहीं है, स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो फिल्म किसी ओटीटी पे नजर आ जाए शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बड़ी मजेदार फिल्म है वो, और वो मतलब लोग एंटरटेनिंग है, बहुत मजेदार फिल्म है। हिलारियस ट्रेलर था। मैं जब देखा था वॉर के टाइम में, जब रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, तो उससे पहले ये ट्रेलर आया था, मैं बोला ये फिल्म देखने वाली फिल्म। गुड केस। वो बड़े एक हमारे नामचीन एड फिल्म मेकर है राजेश कृष्णन, उन्होंने डायरेक्ट किया है, और वो मतलब ह्यूमर में उनका बहुत नाम है, बहुत बुलंद नाम है उनका। वेरी गुड। गजराज भाई, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अगर आप और 15 मिनट बात करना चाहते हैं हमारे साथ या दर्शकों के साथ, क्योंकि उन्हें उनका सवाल नहीं लिया मैं अभी तक, अगर आपकी इजाजत हो तो। और बिल्कुल। ओके, तो अभी हमारे पास ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। हाँ, अभी 20 सेकंड। 20 सेकंड, ओके ठीक है।
तो अभी हम लोग तो मैं डिस्कस बाहर करते डिस्कनेक्ट करके वापस आता हूँ जी. يا اوكي ثانك يو سو ماتش. رح نرجع مره ثانيه حق جراجراوي يا جماعه الخير على اللايف الثاني، وراح اترجم لكم اللي قاعد يسالني عن الترجمه، راح اترجم لكم ان شاء الله.